फर्स्ट का ये लेक्चर नंबर 5 होने वाला है, जिसमें हम कवर करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जिसमें होंगे यंग्स मॉडुलस, इंजीनियरिंग स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, ट्रू स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, इनके बीच में रिलेशनशिप के बारे में बात करेंगे और साथ में हम इनके कर्व के बारे में बात करेंगे। ठीक है, फिर बात करेंगे हम हुक्स लॉ के बारे में और लास्ट हमारा टॉपिक होगा जनरलाइज्ड हुक्स लॉ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला टॉपिक हमारा यंग्स मॉडुलस। तो जब भी हमारा कोई स्पेसिमेन या मटेरियल टेंशन या फिर कंप्रेशन वाली कंडीशन में होता है तो हम यंग मॉडुलस का यूज़ करते हैं। यंग मॉडुलस को हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी कहते हैं, क्योंकि ये हमारा इलास्टिक रीजन में ही वर्क करता है, प्लास्टिक रीजन में वर्क नहीं करता है। तो यंग मॉडुलस हमें डिस्क्राइब करता है कि हमारा मटेरियल कितना स्टिफ है, उसकी स्टिफनेस कितनी है और वो आसानी से कितना बेंड हो पा रहा है या कितना स्ट्रेच हो पा रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके प्रिंसिपल के बारे में। तो बेसिक प्रिंसिपल क्या है? तो जब हमारा मटेरियल इलास्टिक डिफॉर्मेशन में होता है या फिर इलास्टिक जोन में होता है या फिर इलास्टिक रीजन में होता है और साथ ही साथ में उस पर कोई कंप्रेसिव फोर्स या फिर टेंसाइल फोर्स वर्क कर रही होती है, तो उसमें कुछ डिफॉर्मेशन आ जाती है जिसको हम इलास्टिक डिफॉर्मेशन भी कहते हैं। लेकिन जब इस फोर्स को, कंप्रेसिव या टेंशन फोर्स को हम रिमूव करते हैं तो उसके बाद ये डिफॉर्मेशन वापस से जीरो हो जाता है और कह सकते हैं कि हमारा जो मटेरियल है या स्पेसिमेन है वो अपनी ओरिजिनल शेप को वापस से ले आता है, रिटर्न कर लेता है, रिगेन कर लेता है। चलिए आगे चलते हैं। आगे बात है कि मोर डिफॉर्मेशन अकर्स इन फ्लेक्सिबल मटेरियल। तो फ्लेक्सिबल मटेरियल जो होते हैं, जैसे कि मान लो रबर है, रबर में कम फोर्स पर भी ज़्यादा डिफॉर्मेशन होती है। लेकिन जो स्टिफ मटेरियल होते हैं, जैसे कि जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं, उनको डिफॉर्म करने के लिए हमें ज़्यादा फोर्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो उनका यंग मॉडुलस भी एज कंपेयर टू फ्लेक्सिबल मटेरियल बहुत ज़्यादा होता है। तो जिन भी मटेरियल का हमारा यंग मॉडुलस लो होता है, कम होता है, वो सॉलिड इलास्टिक सॉलिड कहलाते हैं। और वही जिन मटेरियल का मॉडुलस या यंग मॉडुलस हाई होता है, ज़्यादा होता है, उन सॉलिड वे सॉलिड इन इलास्टिक होते हैं, इलास्टिक नहीं होते लेकिन वो स्टिफ होते हैं। यह कह सकते हैं कि वो रिजिड होते हैं, उनको आसानी से बैंड नहीं किया जा सकता या फिर उनकी शेप में आसानी से कोई चेंज नहीं लाया जा सकता। उनकी शेप को चेंज करने के लिए हमें ज़्यादा फोर्स की जरूरत पड़ेगी, इसलिए कह सकते हैं कि ज़्यादा स्ट्रेस की जरूरत पड़ेगी, टेंसाइल या फिर कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो इसलिए उनका जो यंग मॉडुलस होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। अब बात करेंगे यंग मॉडुलस फॉर्मूले की। तो किसी मटेरियल का यंग मॉडुलस हमारे टेंसाइल या फिर कंप्रेसिव स्ट्रेस जो कि सिग्मा होता है और एक्सियल स्ट्रेन के रेशो के इक्वल होता है। तो यहाँ पर ई जो है वो यंग मॉडुलस है, यंग मॉडुलस इज इक्वल टू होगा सिग्मा अपॉन ई के। सिग्मा यहाँ पर क्या है? स्ट्रेस है, और ई क्या है? यहाँ पर स्मॉल ई क्या है? स्ट्रेन है। ठीक है, तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इज इक्वल टू होता है यंग मॉडुलस। तो किसी मटेरियल की शेप को चेंज करने के लिए जितना ज़्यादा स्ट्रेस की जरूरत पड़ेगी उसका यंग मॉडुलस भी उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, जो कि इस फॉर्मूले से हमें पता लग रहा है। यहाँ पर मैंने एक स्पेसिमेन लिया है, तो स्पेसिमेन एक रोड है, मेटल की रोड है, जिस पर हम टेंसाइल फोर्स लगा रहे हैं और ये टेंसाइल फोर्स हमारे ए क्रॉस सेक्शन एरिया पर लग रहा है। इस स्पेसिमेन की लेंथ जो है वो एल है। तो इस फोर्स की वजह से, इस टेंसाइल फोर्स की वजह से ये स्पेसिमेन थोड़ा सा डिफॉर्म हो जाता है और अपनी लेंथ चेंज कर लेता है। तो लेंथ जो होगी, अब इसकी पहले एल थी, ठीक है, अब हो जाएगी इसकी एल प्लस एल नोट। तो ये क्या है? चेंज इन लेंथ। सॉरी, यहाँ पर मैं फॉर्मूले के हिसाब से ले लेता हूँ। इसको मान लेते हैं कि ये एल नोट है, ओरिजिनल लेंथ है, और इसको मान लेते हैं डेल्टा एल है। ठीक है, चेंज इन लेंथ। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा स्ट्रेस होगा वो होगा सिग्मा इज इक्वल टू एफ अपॉन ए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सिग्मा की वैल्यू रखी एफ अपॉन ए, और जो हमारा स्ट्रेन होगा, डिफॉर्मेशन होगी, उसका फॉर्मूला होगा हमारा डेल्टा एल अपॉन एल, जो कि होगा चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इन दोनों को फॉर्मुलेट कर दिया है। यहाँ पर एफ की वैल्यू एम जी होती है, जैसे कि आपको पता है। ए यहाँ पर क्योंकि एक सर्कुलर रोड है इसलिए इसका एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इनकी वैल्यू पुट कर दी और यहाँ पर हमारा जो यंग मॉडुलस आया वो फाइनल फॉर्मूला बना एम जी एल नोट अपॉन पाई आर स्क्वायर डेल्टा एल। ठीक है, तो जैसे कि आप फॉर्मूले में शुरुआत में देख पा रहे थे कि E इज इक्वल टू हमारा होता है सिग्मा अपॉन स्मॉल ई। तो सिग्मा जो होता है वो हमारा स्ट्रेस होता है और स्मॉल ई जो होता है वो हमारा स्ट्रेन होता है। तो स्ट्रेन हमारी यूनिट लेस एक फॉर्मूला है, यूनिट लेस हमारी क्वांटिटी है। तो जो हमारे स्ट्रेस की यूनिट होगी वही हमारी यंग मॉडुलस की यूनिट होगी। तो इसकी यूनिट क्या होगी? इसकी यूनिट हो जाएगी हमारी पास्कल या फिर न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। ठीक है, और ये जो सारी वर्किंग हो रही है, सारा खेल हो रहा है, वो हमारा इलास्टिक रीजन में हो रहा है। ठीक है, इलास्टिक लिमिट के अंदर हो रहा है। ठीक है, और जैसे ही हम ये फोर्स हटाते हैं ये वापस से अपनी शेप को, ओरिजिनल शेप को रिगेन कर लेता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर मैंने दिया हुआ है ई यंग मॉडुलस है, सिग्मा यूनिएक्सियल स्ट्रेस है, स्मॉल ई स्ट्रेन है, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और आर रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल वायर है या फिर सिलेंड्रिकल स्पेसिमेन है। ठीक है, तो चलिए ये हो गया आपका यंग मॉडुलस। चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। लेकिन इस टॉपिक में भी कुछ हमारे पॉइंट्स हैं जो कि रह गए हैं, चलिए उसकी ओर चलते हैं। अब बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल के बारे में कि किस किस मटेरियल का कितना कितना यंग मॉडुलस होता है। ठीक है, तो हमको सॉलिड्स के बारे में बात करेंगे, जैसे कि स्टील का जो यंग मॉडुलस होता है वो 200 गीगा पास्कल होता है, एल्यूमिनियम का 69 गीगा पास्कल होता है, रबर का 0.01 गीगा पास्कल से 0.1 गीगा पास्कल होता है, जो कि सॉलिड में हमारा मिनिमम
यंग मॉडुलस है, ठीक है ना। वुड का हमारा 11 गीगापास्कल होता है, ग्लास का 50 to 90 गीगापास्कल के बीच में होता है, कॉपर का 117 गीगापास्कल, टंगस्टन का 400 गीगापास्कल, डायमंड का काफ़ी ज़्यादा होता है 1050 से 1210 गीगापास्कल के बीच में। और हमारा लास्ट है कार्बाइन सॉलिड, जो कि हमारा कार्बन से ही बना होता है। इसका हमारा यंग मॉडुलस होता है 32,100 गीगापास्कल, जो कि हमारा एक स्ट्रोंगेस्ट मटेरियल है अर्थ पर, ठीक है। तो ये हो गए हमारे यंग मॉडल्स के एग्जाम्पल। तो क्योंकि हमारा यंग मॉडुलस स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों पर डिपेंड करता है, तो हम अब बात करेंगे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की, जिसको हम एसएस कर्व भी कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा डक्टाइल मटेरियल का एसएस कर्व है, जिसमें हमारा शो हो रहा है कि हाउ मच स्ट्रेस इज कंट्रीब्यूटिंग टू पर्टिकुलर स्ट्रेन, कि स्पेसिमेन पर स्ट्रेस लगाने से हमारा कितनी डिफॉर्मेशन होगी या फिर कितना स्ट्रेन होगा। तो ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ पर हमारा जीरो स्ट्रेस होता है, ठीक है। तो स्ट्रेस लगाने के बाद ये कर्व बनता है, ठीक है, इस तरीके से, और यहाँ पर शो करता है हमारा स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में रिलेशनशिप, ठीक है। तो यहाँ से इधर हमारा इलास्टिक रीजन होता है और इसके बाद हमारा प्लास्टिक रीजन स्टार्ट होता है, ठीक है। तो इसके कुछ मेन पॉइंट मैं आपको कवर करा चुका हूँ, जैसे कि यील्ड स्ट्रेंथ हो गया, स्ट्रेन हार्डनिंग हो गया, अल्टीमेट स्ट्रेंथ और नेकिंग या फिर फ्रैक्चर, और क्या हो गया ये। तो यहाँ पर हम बात करेंगे यंग मॉडुलस की, ठीक है, जो कि हमारे टॉपिक का मेन हिस्सा है। तो जैसे कि आपको इस कर्व में दिखाई दे रहा होगा कि अपवर्ड डायरेक्शन में हमारा स्ट्रेस मूव कर रहा है या फिर इंक्रीज कर रहा है, और फॉरवर्ड डायरेक्शन में हमारा स्ट्रेन इंक्रीज कर रहा है। तो इसको बोलेंगे हम राइज और इसको बोलेंगे हम रन, ठीक है। तो हमारा जो यंग मॉडुलस होगा वो एक स्लोप है, ये वाला इलास्टिक रीजन वाला एक स्लोप है, ठीक है, जो कि इक्वल होगा राइज अपॉन रन के या स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन के, ठीक है। तो जिस मटेरियल का जितना ज़्यादा स्लोप होगा उसका उतना ही ज़्यादा यंग मॉडुलस होगा, ठीक है। तो ये हमें इस ग्राफ से पता लगता है। चलिए चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक हमारा इंजीनियरिंग स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। तो ये नॉर्मली है इंजीनियरिंग स्ट्रेस, हमारा थियोरेटिकल स्ट्रेस भी बोलते हैं, ठीक है, जो कि हमारे इक्वल होता है सिग्मा ई एन जी इक्वल टू एफ अपॉन ए नोट के। एफ यहाँ पर किसी स्पेसिमेन पर लगाई गई फोर्स है, और ए नोट हमारा ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ मटेरियल है जो हमने स्पेसिमेन लिया है, ठीक है। और बात करते हैं इंजीनियरिंग स्ट्रेन की, तो यहाँ पर इसे डिनोट करते हैं स्मॉल ई से, और तो ये इक्वल हो जाएगा स्मॉल ई, ई एन जी का मतलब इंजीनियरिंग, ठीक है। तो हो जाएगा एल माइनस एल नोट अपॉन एल नोट, ठीक है। तो ये हो जाएगा चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। अब देखते हैं इन द इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, जो कि हम थोड़ी देर में देखेंगे पढ़ेंगे। तो उस कर्व में जो स्ट्रेस और स्ट्रेन होता है वो हमारा ओरिजिनल डायमेंशन जो होती है हमारी स्पेसिमेन की, उसके बेस पर कैलकुलेट कराया जाता है, चाहे उसमें किसी भी प्रकार की डिफॉर्मेशन हो। जैसे कि आपको पता होगा कि अगर किसी स्पेसिमेन को या किसी रोड को हम टेंसाइल फोर्स से खींचते हैं तो उसकी लेंथ तो बढ़ती है, लेकिन साथ ही साथ उसका जो डायमीटर होता है या फिर क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है वो धीरे धीरे डिक्रीज होता जाता है। लेकिन इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन में हम स्टार्टिंग वाला जो हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है उसी को हम कंसीडर करके चलते हैं लास्ट तक, जिसकी वजह से हमारे जो हायर स्ट्रेन होती है उसमें इनएक्यूरेसीज आने लगती है। और वो इनएक्यूरेसीज क्यों आती है? क्योंकि हमारा जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है वो धीरे धीरे हमारा चेंज होता रहता है, और लेंथ भी हमारे डिफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। तो ये होता है हमारा इंजीनियरिंग स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। अब बात करते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला हमारा टॉपिक है ट्रू स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, ठीक है। जैसे कि नाम से पता लग रहा होगा कि ट्रू, ठीक है, जो कि वैल्यू आने वाली है उसकी वो भी ट्रू वैल्यू होगी, ठीक है। तो ट्रू स्ट्रेस जो होता है वो होता है सिग्मा ट्रू इज इक्वल टू एफ अपॉन ए। फॉर्मूला सेम है, लेकिन यहाँ पर एफ अप्लाइड फोर्स है, लेकिन ए क्या है? ए है इंस्टेंटेनियस या फिर करंट क्रॉस सेक्शनल एरिया, जो कि हमारा हर एक पॉइंट पर हर एक डिफॉर्मेशन के बाद चेंज होता रहता है, ठीक है। तो वही अगर हम ट्रू स्ट्रेन की बात करें तो ट्रू स्ट्रेन हमारा हो जाएगा लोग एल अपॉन एल नोट के इक्वल। यहाँ पर एल हमारी करंट लेंथ होगी और एल नोट हमारी ओरिजिनल लेंथ होगी जो स्टार्टिंग वाली लेंथ थी। साथ में इसकी यूनिट के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये स्ट्रेस की जो यूनिट रहती है, चाहे वो ट्रू स्ट्रेस है, इंजीनियरिंग स्ट्रेस है, उनकी सभी न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल हमारी यूनिट होती है, ठीक है। लेकिन अगर स्ट्रेन की बात करो तो स्ट्रेन क्या होता है? यूनिट लेस है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लेंथ अपॉन लेंथ है, तो लेंथ हमारा मीटर और लेंथ हमारी मीटर, चेंज इन लेंथ तब भी मीटर होगा और ओरिजिनल लेंथ तब भी मीटर होगा, तो इज इक्वल टू ये हमारी 1 आ जाएगा, जो कि हमारी कोई यूनिट नहीं शो करेगी, तो ये एक यूनिट लेस प्रॉपर्टी है। बात करते हैं इसके कर्व के बारे में। तो इन ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, जो कि हमारा अगला टॉपिक होने वाला है, ठीक है, उसमें स्ट्रेस और स्ट्रेन जो होता है वो इंस्टेंटेनियस क्रॉस सेक्शनल एरिया और लेंथ पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो जैसे जैसे हमारी एरिया चेंज होता रहेगा, लेंथ चेंज होती रहेगी, उस हर एक पॉइंट पर हम स्ट्रेस और स्ट्रेन को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, जिससे हमें एक मोर एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन मिलती है, स्पेशली इन प्लास्टिक डिफॉर्मेशन रीजन में। क्योंकि इलास्टिक रीजन में इतना चेंज नहीं होता है इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन में और ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन में, लेकिन प्लास्टिक रीजन में काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाते हैं दोनों के कर्व में। अब बात करते हैं इनके रिलेशनशिप के बारे में। तो रिलेशनशिप बिटवीन इंजीनियरिंग एंड ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। तो जो हमारा ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होता है वो हमारा इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व से हमेशा ऊपर होता है।
तो जब हमारा मटेरियल स्ट्रेच्ड होता है या ठीक है, हमने एक कंडीशन ली है स्ट्रेच्ड वाली, टेंसाइल वाली, तो जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है वो धीरे धीरे क्या होने लग जाता है, डिक्रीज होने लग जाता है। और जैसे कि आपको पता होगा कि स्ट्रेस इज इक्वल टू एफ अपॉन ए होता है, कि अगर हमारा एरिया डिक्रीज हो रहा है तो हमारा स्ट्रेस की वैल्यू क्या होगी, वो बढ़ेगी। ठीक है, तो एज दिस हैपन्स ट्रू स्ट्रेस इंक्रीजेज फास्टर देन इंजीनियरिंग स्ट्रेस। तो इंजीनियरिंग स्ट्रेस में हम जो क्रॉस सेक्शनल एरिया लेते हैं वो स्टार्टिंग वाले लेते हैं, ठीक है, वो चेंज नहीं होता है। तो इसलिए जो हमारा स्ट्रेस होता है वो ट्रू स्ट्रेस से हमारा हमेशा कम होता है। तो सेम अप्लाइड फोर्स पर भी हमारा श्रिंकिंग एरिया होने की वजह से जो ट्रू स्ट्रेस की वैल्यू आती है वो हमेशा हायर देन इंजीनियरिंग स्ट्रेस के इक्वल होती है। और अगर बात करें हम ट्रू स्ट्रेन की, तो ट्रू स्ट्रेन की वैल्यू भी हमेशा इंजीनियरिंग स्ट्रेन से हमेशा ज़्यादा होती है। तो ये हमारा कर्व है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है किसी भी डक्टाइल मटेरियल का, जिसमें हमारा दिख रहा है कि जो डाउन वाला जो कर्व है वो इंजीनियरिंग एसएस कर्व है, इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, और जो उसके ऊपर है वो ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर इलास्टिक रीजन तक, ठीक है, इलास्टिक रीजन तक हमारा जो एसएस कर्व है दोनों का लगभग सेम है, लेकिन प्लास्टिक रीजन में इसमें काफ़ी ज़्यादा चेंज आ जाते हैं। ठीक है, तो एट स्मॉल स्ट्रेन पर, या फिर कह सकते हैं कि इलास्टिक रीजन पर, इंजीनियरिंग और ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर होते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो डिफॉर्मेशन होती है वो बहुत ज़्यादा कम होती है। लेकिन जैसे ही हमारा मटेरियल प्लास्टिक रीजन में पहुंच जाता है या फिर एट लार्ज स्ट्रेन, ठीक है, तो जब ज़्यादा स्ट्रेन होने लग जाते हैं तो जो ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है वो बिकम स्टीपर, मतलब हाई हो जाता है, बहुत ज़्यादा खड़ा हो जाता है। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे होगे इस डायरेक्शन में। ठीक है, जबकि इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है वो माइल्डर हो जाता है और नीचे की ओर दब जाता है। ठीक है, तो ये इनके बीच में एक रिलेशन है जो कि मैं कर्व में शो कर पा रहा हूँ। अब बात करते हैं ट्रू स्ट्रेस और ट्रू स्ट्रेन और इंजीनियरिंग स्ट्रेस और इंजीनियरिंग स्ट्रेन के रिलेशन के बारे में, फॉर्मूले के बारे में। तो बात करेंगे ट्रू स्ट्रेस इन टर्म्स ऑफ इंजीनियरिंग स्ट्रेस। तो यहाँ पर एक रिलेशन दिया हुआ है, ठीक है, जो कि होता है सिग्मा ट्रू इज इक्वल टू सिग्मा इंजीनियरिंग ब्रैकेट में 1 प्लस ई इंजीनियरिंग। ठीक है, तो ये हमारा एक रिलेशन है जो कि शो करता है कि ट्रू स्ट्रेस हमारा ट्रू इंजीनियरिंग स्ट्रेस से किस प्रकार से रिलेशन में है। वही हमारा दूसरा है ट्रू स्ट्रेन इन टर्म्स ऑफ इंजीनियरिंग स्ट्रेन। तो यहाँ पर इंजीनियरिंग और ट्रू स्ट्रेन हमारा इज इक्वल टू होता है log 1 प्लस इंजीनियरिंग स्ट्रेन के इक्वल। ठीक है ना, तो ये दो रिलेशनशिप है जो कि आपको याद रखनी है। अगर इनके बीच में कोई रिलेशन आता है, कर्व में कोई रिलेशन आता है, तो आप इनको भी लिखेंगे, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि सिग्मा ट्रू, सिग्मा इंजीनियरिंग, ई ट्रू और ई इंजीनियरिंग क्या होते हैं। ठीक है, जो कि आपको पहले से ही पता है। अब चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक हमारा हुक्स लॉ। ठीक है, तो हुक्स लॉ क्या स्टेट करता है, क्या बताता है कि इलास्टिक रीजन के अंदर अंदर, ठीक है, जो स्ट्रेस होता है, अप्लाइड स्ट्रेस होता है, वो स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसकी एक फिगर बना देता हूँ। तो जब आप मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है या स्पेसिमेन है, जब इसको आप टेंसाइल फोर्स से खींचेंगे या फिर टेंसाइल स्ट्रेस से खींचेंगे तो इसकी लेंथ जो है वो बढ़ जाएगी। ये सारी इलास्टिक रीजन में बात हो रही है। ठीक है, इसकी जो लेंथ है वो बढ़ जाएगी, तो ये क्या होगा, लेकिन इसकी जो ब्रेड्थ है वो घट जाएगी। ठीक है, खींचने से, जैसे कि आपको पता होगा। तो यहाँ पर एक्सियल डायरेक्शन में इसकी लेंथ बढ़ जाती है, लेकिन ट्रांसफर डायरेक्शन होती है। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ठीक है, स्ट्रेस हो गया सिग्मा और स्ट्रेन हो गया स्मॉल ई, तो सिग्मा इज इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल ई इंटू स्मॉल ई। ठीक है, तो यहाँ पर सिग्मा स्ट्रेस है जो कि एफ अपॉन ए के इक्वल होता है। यहाँ पर कैपिटल ई हमारा यंग मॉडुलस है और स्मॉल ई हमारा स्ट्रेन है जो कि इक्वल होगा डेल्टा एल अपॉन एल के। और मैंने यहाँ पर एफ ए एल डेल्टा एल ये भी मैंने आपको यहाँ पर शो कर दिया है, लेकिन आप सबको ये पता ही होगा। तो हम बात करेंगे पॉइजन्स रेशियो के बारे में। तो अभी मैंने फिगर में यहाँ पर दो डायरेक्शन की बात करी थी, जो कि फोर्स की वजह से, एक होती है एक्सियल और दूसरी होती है ट्रांसवर्स। तो एक्सियल डायरेक्शन को हम लेटरल डायरेक्शन भी बोलते हैं, सॉरी, इसको हम लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन भी बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल। और ट्रांसवर्स को हम लेटरल डायरेक्शन बोलते हैं। तो अब जो हो रहा है वो आप देख पा रहे हैं कि दो डायरेक्शन में हमारा स्ट्रेन हो रहा है या डिफॉर्मेशन हो रही है। एक हो रही है एक्सियल या लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में और एक हो रही है ट्रांसवर्स डायरेक्शन में। ठीक है, तो एक्सियल या फिर लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन जो होती है वो हमारे पैरेलल होती है जिस डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, और ट्रांसवर्स या लेटरल डायरेक्शन जो होती है वो हमारी एक्सियल के परपेंडिकुलर होती है। तो यहाँ जो हमारा पॉइजन्स रेशो जो आएगा वो आएगा न्यू इज इक्वल टू लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो यहां पर हमें दो स्ट्रेन मिले, एक मिला लेटरल और एक मिला लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनल किस डायरेक्शन में था, एक्सियल डायरेक्शन में। तो यहां पर क्या हो रहा था, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, लेकिन लेटरल डायरेक्शन में क्या हो रहा था हमारा, चेंज इन, मान लेते हैं डायमीटर की बात करें तो चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर। ठीक है,
तो जो लेटरल स्ट्रेन होता है इसकी जो वैल्यू होती है वो नेगेटिव में होती है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारी जो डायमेंशन है वो डिक्रीज हो रही है, लेकिन ये जो लॉन्गिट्यूडनल होता है ये हमारा पॉजिटिव होता है। ठीक है, इसलिए हमारी पॉइजंस रेशो की जो वैल्यू आती है वो नेगेटिव में आती है। तो यहाँ पर हमारे हुक्स लॉ में पॉइजंस रेशो का यूज़ नहीं हुआ है, क्योंकि ये जितना भी हम पढ़ रहे हैं वो सारा यूनी एक्सेल डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं। ठीक है, सिर्फ एक डायरेक्शन की बात हो रही है, लेकिन जब मल्टी डायरेक्शनल की बात होगी तो हमारा पॉइजंस रेशो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला हमारा टॉपिक है जनरलाइज्ड हुक्स लॉ। ठीक है, ये हुक्स लॉ का एक जनरलाइज्ड फॉर्म है जिसमें हम मल्टी एक्सियल डायरेक्शन की बात करेंगे। देखते हैं, दिस लॉ डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, जो कि हुक्स लॉ हमें प्रोवाइड कराता ही है कि स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में क्या रिलेशनशिप है, लेकिन जनरलाइज्ड में हमारा ये जो स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में जो रिलेशनशिप होती है वो सब्जेक्टेड टू मल्टी एक्सियल लोड। ठीक है, जब हमारे कई सारे लोड लगते हैं, हर डायरेक्शन में हमारा लोड लगता है, ठीक है, ये 3 डायमेंशन में हमारे लोड लगते हैं तो उनको मल्टी एक्सियल लोड बोलते हैं। और तब हमें जो इक्वेशन मिलती है या जो हमें लॉ हुक्स लॉ ने बनाया था, हुक ने बनाया था, उसे हम जनरलाइज हुक्स लॉ कहते हैं। तो ये एक हुक्स लॉ की एक्सटेंडेड फॉर्म है। ठीक है, तो हुक्स लॉ में क्या था, सिंपल 1 डायमेंशनल केस था जहां पर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, 3 डायमेंशनल फॉर्मूला होगा, फॉर्मुलेशन होगा। ठीक है, जो कि एप्लीकेबल होगा बोथ नॉर्मल एंड शियर स्ट्रेस के। ठीक है, तो नॉर्मल हमारा ये होता ही है और शियर स्ट्रेस हमारा टो के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये हमारा दोनों केस में लागू होता है जनरलाइज्ड हुक्स लॉ। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं यूनी एक्सियल हुक्स लॉ की, जो कि मैंने अभी अभी पढ़ाया है। ठीक है, इसमें मैंने बताया कि जो पॉइजंस रेशो होता है वो किसके इक्वल होता है, लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, और जिसकी वैल्यू क्या आती है, नेगेटिव आती है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं निकालूं तो यहाँ पर लेटरल स्ट्रेन इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस न्यू इज इक्वल टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अब बात करते हैं मल्टी एक्सियल में। तो मल्टी एक्सियल डायरेक्शन में अगर हम एक डायरेक्शन पे हम स्ट्रेस लगाते हैं जिसको हम मान लेते हैं सिग्मा 1, तो ये हमारी जो टेंसाइल जो स्ट्रेस है उस डायरेक्शन में हमारा क्या होगा, इलोंगेशन होगा, डिफॉर्मेशन होगा। ठीक है, इस तरीके से। लेकिन बाकी 2 डायरेक्शन में क्या होगा, बाकी 2 डायरेक्शन श्रिंक हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से। तो ये हमारा यूनिएक्सियल स्ट्रेन वर्क करेगा और बाकी में ट्रांसवर्स या फिर लेटरल स्ट्रेन वर्क करेगा। तो यहाँ पर हमें 3 डायमेंशन में 3 तरह के हमें स्ट्रेन प्राप्त होंगे। ठीक है, जैसे कि अगर मान लीजिए हमने यहाँ पर सिग्मा 1 को अप्लाई करा। ठीक है, तो हमारी जैसे कि आपको पता होगा जो E1 होगा, ठीक है, पहली डायरेक्शन में जो स्ट्रेन होगा वो सिग्मा 1 अपॉन ई के इक्वल होगा। ठीक है, लेकिन जो बाकी जो 2 डायरेक्शन है, ये दोनों डायरेक्शन कौन सी होगी, ये दोनों डायरेक्शन हमारी लेटरल डायरेक्शन होगी। ठीक है, जिसमें हमारा जो स्ट्रेन होगा वो माइनस न्यू इज इक्वल टू E1 के इक्वल होगा और यहाँ पर भी माइनस न्यू इज इक्वल टू E1 के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ इसकी वैल्यू E1 की वैल्यू अगर मैं पुट करूंगा तो माइनस न्यू सिग्मा 1 अपॉन ई और माइनस न्यू सिग्मा 1 अपॉन ई के इक्वल आ जाएगा। और मान लीजिए उसके बाद अगर हम सिग्मा 2 अप्लाई करते हैं या फिर दूसरी डायरेक्शन में हम स्ट्रेस को अप्लाई करते हैं, तो जो हमारा सेकंड डायरेक्शन में स्ट्रेन होगा वो इक्वल हो जाएगा सिग्मा 2 अपॉन ई के, और बाकी जो हमारे सिग्मा 1 और सिग्मा 3 हो गए वो हमारे ट्रांसवर्स डायरेक्शन में होंगे, इसलिए वो इक्वल हो जाएंगे, वो रिलेशनशिप रखेंगे E2 के साथ। तो माइनस न्यू E2 और ये भी हो जाएगा माइनस न्यू E2। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी माइनस न्यू सिग्मा 2 अपॉन ई और इसकी वैल्यू आ जाएगी E3 की वैल्यू आ जाएगी माइनस न्यू सिग्मा 2 अपॉन ई। अगर हम अब सिग्मा 3 को अप्लाई करते हैं थर्ड डायरेक्शन में, तो यहां पर भी हमारे 3 स्ट्रेन होंगे, सिग्मा 1, सिग्मा 2 और सिग्मा 3। तो सिग्मा क्योंकि हम तीसरी डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं इसलिए उस डायरेक्शन में हमारा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होगा। ठीक है, जो कि इक्वल हो जाएगा सिग्मा 3 अपॉन ई के। ठीक है, और बाकी जो 2 डायरेक्शन बची वो हमारी लेटरल स्ट्रेन में काउंट होगी। तो ये हो जाएगा हमारा माइनस न्यू E3 और ये हो जाएगा माइनस न्यू E3। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस न्यू E3 अपॉन ई और E2 की वैल्यू आ जाएगी माइनस न्यू अपॉन सिग्मा 3 अपॉन ई। अब हम तीनों डायरेक्शन को एक साथ कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो यह होगा कंसीडर ऑल स्ट्रेन्स इन ऑल 3 डायरेक्शन या फिर डायमेंशन। तो यहां से हमें जो E1 की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 1 अपॉन ई सिग्मा 1 माइनस न्यू सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 3 की। ठीक है, जो E2 की वैल्यू जो मिलेगी हमें मिलेगी 1 अपॉन ई सिग्मा 2 माइनस न्यू सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3 के। ठीक है, और हमारी जो E3 की वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 1 अपॉन ई
सिग्मा 3 माइनस न्यू सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 के। तो यही जो हमारे 3 स्ट्रेन हैं यही हमारे शो करते हैं जनरलाइज्ड हुक्स लॉ फॉर मल्टी एक्सियल लोडिंग। आपको इनको और डिटेल में नहीं पढ़ना, क्योंकि और डिटेल में फिर इनकी मैट्रिक्स और टेंसर की बात होगी, ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा टिपिकल हो जाएगा, जिसके लिए पूरा 1 घंटे का लेक्चर बनाना भी कम होगा। तो अगर आपके एग्जाम में